हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दिवा स्वप्न की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनेंगे कि उस कहानी में आगे क्या हुआ। छमाही परीक्षा के दिन आए। बड़े साहब स्वयं जांच के लिए आने को थे। साहब परीक्षा के शौकीन थे। मैंने अपनी कक्षा की तैयारी कर रखी थी, पर अपने निजी ढंग से मैंने उनसे मांग की थी कि पूरी साल की परीक्षा हो जाने के बाद ही आप मेरी कक्षा की परीक्षा लें। मेरी कक्षा की परीक्षा के समय सारे अध्यापक और हेडमास्टर साहब मौजूद रहें। मैंने यह भी मांग की थी कि मेरी कक्षा की परीक्षा के समय प्रत्येक कक्षा के 5-5 छात्र वहां बैठे। परीक्षा के दिन मेरा मन शांत था, दिल धड़क नहीं रहा था। मेरे मन में पास फेल का सवाल नहीं था। मेरे अनुभव के हिसाब से तो चिंता करने की कोई वजह नहीं थी। विद्यार्थियों से मैंने कह रखा था कि हम रोज रोज जो करते हैं वही आज करना है। परीक्षा में तो सब पास हैं ही। आज तो अपना काम दिखाने के लिए इनको यहाँ बुलाया है बस। अपनी नाटकीय विधि के अनुसार मैंने पर्दे के पीछे सब सजा रखा था। आगे के भाग में सबको बिठाया, तभी मैंने पर्दा खोला। वहां मंच पर दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों के समूह बनाए हुए थे। प्रत्येक समूह को मेरी कक्षा का विद्यार्थी कहानी कहता था। कहानी कहने का काम बारी बारी से चला। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी पसंद की कहानी कह रहा था। कहानी भूल जाए तो देखने के लिए पुस्तक पास में रखी हुई थी। वह अपने ढंग से अपनी पसंदीदा कहानी कह रहा था और सुनने वालों के साथ वह भी कहानी कहने के मजे ले रहा था। उसे कहानी कहना आता था। छटा से, भाव से, अर्थ समझाते हुए वह कहानी सुना रहा था। सुनने वाले बराबर सुन रहे थे। मैंने कहा, यह मेरी एक परीक्षा है। एक अध्यापक ने दूसरे के कान में कहा, किस बात की? मैंने सुना और कहा, भाषा पर नियंत्रण की, कहानी कहने की कला की, स्मृति विकास की और अभिनय की। सारे अध्यापक दूसरी परीक्षा के इंतजार में बैठे थे। पर्दा फिर खुला और सारे लड़के गोल घेरे में बैठे थे। सामने श्यामपट्ट पर लिखा था, अंत्याक्षरी का खेल। एक ने कविता गाई, उसके अंतिम अक्षर पर दूसरे ने गाई। इस तरह पूरा वर्तुल पूरा हुआ। फिर से अंत्याक्षरी का दौर चला। बड़े साहब बोले, बच्चों को आमने सामने क्यों नहीं बिठाया? इसमें तो समूहों की जरूरत पड़ती है ना। मैंने कहा, जी नहीं, मैंने वह पद्धति हटा दी। उसमें हार जीत का भाव रहता है। उससे स्पर्धा और ईर्ष्या पैदा होती है। जबकि इस पद्धति में एक को ना आए तो बाद वाला कविता बोलता है और प्रवृत्ति आगे चलती रहती है। एक बार कभी याद ना आने पर दूसरी बार याद आ जाता है तो वो गा देते हैं। बड़े साहब ने दाढ़ी खुजाई और आंखें टमकाई। लड़कों को बिठाया तो था थोड़ी देर खेलने, पर उनको ऐसा मजा आया कि घंटी बजाने पर भी उठना पसंद नहीं था। मैंने थोड़ा अधिक समय देने के बाद पर्दा गिरा दिया। मैं पर्दे के बाहर आकर बोला, आपने देखा होगा कि पाठ्य पुस्तक के अंदर से इन बालकों को कितनी सारी काव्य पंक्तियां बराबर याद हैं। कविता की कक्षा में मैं यह प्रवृत्ति रोजाना करता रहता हूँ। बड़े साहब बोले, शाबाश शाबाश। फिर से पर्दा खोला। गोल घेरे में बैठे साहब पहेलियां सुना रहे थे। गोल घेरे में बैठे सब पहेलियां सुना रहे थे। बहुत उत्साह था उनमें। बड़े साहब, ओहो, ये तो पहेलियां और मुहावरे हैं। मैंने बचपन में सुने थे, पर ये अभ्यासक्रम में कहाँ हैं? मैं बोला, जी अभ्यासक्रम में भाषा शिक्षण है। अभ्यासक्रम के मूल में बालकों की जिज्ञासा की, उनके विकास की तथा ज्ञान वृद्धि की मंशा तो निहित रहती ही है। फिर ये लड़के तो इस खेल के पीछे पागल हैं। कितनी सारी पहेलियां इनको याद हैं और हर पहेली में कितना महत्वपूर्ण भाव विचार मौजूद है। आज ये अभ्यासक्रम में नहीं है, फिर भी मैंने इनको शामिल किया है। पर मुझे आशा है कि अगले वर्ष आप इसे अभ्यासक्रम में स्थान जरूर देंगे। तदुपरांत हमने शब्दों का खेल शुरू किया। एक शब्द बोले, उसके अंतिम अक्षर से दूसरा शब्द बोला जाए। वैसे तो यह खेल आसान था, पर जब यह मालूम हुआ कि किसी एक विद्यार्थी ने गांवों के, किसी ने नदियों के, किसी ने मुसलमानों के, किसी ने हिंदुओं के, किसी ने जातियों के, किसी ने ब्राह्मण के, तो किसी ने बनिए के नाम बोलना अपने अपने लिए तैयार कर रखा था, तब तो खेल सबों को बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी कक्षा शिक्षक बंधुओं से कहा, इस खेल के लिए बहुत सारे शब्द इकट्ठा करने के लिए मैं लड़कों से कहता हूँ कि तुम नक्शों और शब्दकोश की किताबों पर नजर डालते रहोगे तो बहुत तुम्हारी जबान पर रहेंगे। कई बार लड़के खेल खेलने के बजाय
तरह तरह के शब्द, अलग अलग वर्ग के शब्द इकट्ठा करने में समय लगाते हैं। वे एक दूसरे को शब्दों का स्मरण भी करा देते हैं। बड़े साहब बोले, इस खेल के पीछे तो बहुत महत्वपूर्ण तत्व नजर आता है। इस तरह के सभी खेल बौद्धिक शक्ति और सामान्य ज्ञान के विकास के लिए प्रत्येक कक्षा में अवश्य शामिल किए जाने चाहिए। साहब ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम भी खूब नई नई प्रवृत्तियां ढूंढ निकालते हो। एक अध्यापक ने बड़े साहब सुन न ले इस ढंग से दूसरे अध्यापक से कहा, ये लक्ष्मी राम भाई ऐसे ऐसे धंधे करने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। इनको पढ़ाना थोड़ी ही है, इनको तो मौज मजे करने हैं। अपना तो पढ़ाते पढ़ाते सिर पक जाता है, पर इनके यहाँ मनोविनोद के सिवा और है क्या। दूसरा बोला, अब पुरानी शिक्षण पद्धति की जगह नई शिक्षण पद्धति का जमाना आ गया है। अब वे दिन लद गए जब पाठ फटाफट बोले जाते थे, पैसा अंटे विद्या कंटे। अब तो पढ़ने के बजाय ये खेल कूद रह गए हैं और पता नहीं आगे चलने पर और क्या क्या होगा। अब पढ़ने में किसी का मन है भी नहीं, खेल खिलाना सबको अच्छा लगता है। मेरा लक्ष्य अपने विद्यार्थियों के काम को दर्शाना था, अतः मैं ऊपर वाली बातें सुन नहीं पाया था, पर बाद में मुझे किसी ने बताया था। मैंने सीटी बजाई कि सारे लड़के हाथ में झाड़ू लेकर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। झाड़ू के साथ मैंने उनको व्यायाम करना सिखाया था। बाद में मैंने उनको चारों ओर बुहार झाड़ने का हुक्म दिया। वे पूरी साला के चारों ओर घूम आए। जहां भी उनको कचरा इकट्ठा मिला वहां उन्होंने झाड़ू फेर दी और जो कचरा इकट्ठा हुआ उसे झबरी में भरकर हमारे सामने रख दिया। बड़े साहब और अध्यापक यह प्रवृत्ति देख रहे थे। यह हमारी कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा थी। बड़े साहब ने पूछा, झाड़ू के साथ तुमने ड्रिल क्यों कराई? यह समझ में नहीं आता। मैं बोला, अभी तो देश की गंदगी ही सबसे बड़ी विपदा है। जहाँ तक इसका साम्राज्य है वहाँ तक मैं अपनी दुर्दशा देख रहा हूँ। इसके खिलाफ ही मैंने अपनी लड़ाई छेड़ी है। गंदगी दूर करने के लिए विधिवत संघर्ष किया जाना चाहिए। झाड़ू ड्रिल तो मात्र प्रतीकात्मक है। इन लड़कों का पहला पाठ तो यह झाड़ू ड्रिल ही है। जब तक कमरा पूरा साफ नहीं हो जाता तब तक हम कुछ काम नहीं करते। अब तो इन लड़कों को भी गंदगी अच्छी नहीं लगती। हम बातें कर रहे थे, इतने में तो लड़के हाथ पैर मुंह धो आए और तब मैंने सीटी बजाई। बड़े साहब, ये तुम्हारा प्रयोग तो विचित्र है। चौथी कक्षा को पढ़ाने का प्रयोग करते करते ऐसा और क्या क्या किया है? मैं बोला, मेरे शिक्षण के प्रयोग में इन बातों का समावेश है। चौथी कक्षा की पढ़ाई कराने से पहले मुझे इनको पहली कक्षा की पढ़ाई करानी चाहिए ना। लड़के दौड़कर बाहर गए थे और साला के इधर उधर के पेड़ों पर जा चढ़े। मैंने दूसरी सीटी बजाई और वे नीचे कूद गए। तीसरी सीटी पर वे फिर से ऊपर चढ़े और चौथी सीटी पर नीचे कूद आए। हेडमास्टर जी बोले, भाई यह अजीब शिक्षण है, यह तो बिना सिखाए ही आ जाता है। इसमें साहब कैसा शिक्षण है? मैंने हेडमास्टर जी से कहा, अब सिखाए बिना यह कौशल नहीं आता। हम बच्चों को यह पढ़ाई सीखने भी कहाँ देते हैं और सिखाते भी कहाँ हैं। हेडमास्टर जी बोले, नहीं यह सच नहीं है। मैं बोला, तभी हमारी साला के लड़के खड़े हैं, जरा इनसे कहें कितने इस तरह से चढ़ सकते हैं। बड़े साहब ने तत्काल उन लड़कों को चढ़ने का हुक्म दिया। 2-3 लड़के ही मुश्किल से चढ़ पाए। मैं बोला, साहब इस तरह का मैंने इनको कितना प्रशिक्षण दिया है। ये तमाम बातें मेरे शिक्षण और प्रयोग के विषय हैं। तब जरा हंसकर मैंने कहा, साहब परीक्षा पत्रक में इन सब के नाम हैं, इनके नंबर दिए जाने चाहिए। बड़े साहब ने विनोद में उत्तर दिया, अरे तुम भी मुझसे नंबर मांगोगे क्या? मैंने तीसरी सीटी बजाई और साला की अलमारी से लड़के लट्टू का डोर ले आए और लट्टू चलाने लगे। गलियों के लड़कों की तरह नहीं, वे बिना शोर शराबे और लड़ाई झगड़े के खेल रहे थे और खेल में कोई बदमाशी नहीं कर रहे थे। खेलने के लिए निर्धारित स्थान था और एक मुखिया था। हम सब बचपन में लट्टू चलाते थे, अतः इस खेल में सबको मजा आया। बड़े साहब बोले, इन लड़कों को लट्टू खेलना कब सिखाया? बड़े ही अनुशासन और व्यवस्था के साथ ये खेल रहे हैं। मैंने कहा, साहब हमारी खेलने की जगह नदी तट है। हम घूमने जाते हैं तो वहाँ ऐसे कितने ही खेल खेलते हैं और खेल खेल में तो कितना ही सीख जाते हैं। बड़े साहब ने अंग्रेजी में कहा, तुमने सही कहा है। अभी अभी मैंने पढ़ा है कि बालक खेल के माध्यम से सब सीख जाता है। हेडमास्टर जी की तरफ देखकर बोले, अब अपनी साला में यह सब कब शुरू करेंगे? हेडमास्टर जी बोले, पर साहब यह सब करना है तो फिर पाठ्यक्रम कैसा पूरा करेंगे? इन भाई साहब की तो क्या जिम्मेदारी है,
1 वर्ष जैसा कैसा भी पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे और कहेंगे यह तो प्रयोग था, जितना हो पाया उतना किया, बाकी का नहीं कराया जा सका सो नहीं हो सका। लड़के नहीं कर सके और आप भी कहेंगी कि प्रयोग में तो जितना सिद्ध हो सका वही स्वीकार्य है, जबकि हम लोग तो इस पाठ्यक्रम की जंजीर से बंधे हुए हैं। आप श्रीमान ही ऊपर से लिख भेजते हैं कि पाठ्यक्रम पूरा क्यों नहीं हुआ, परिणाम कम क्यों रहा, अभ्यास क्रम पूरा कैसे नहीं किया जा सका। बड़े साहब हंसे, मन में थोड़े खींच रहे थे पर उन्होंने खींच दर्शाई नहीं। तभी मैंने एक सीटी बजाई और लड़कों ने अपनी कमीज उतार दी है। वे पंक्तिबद्ध सीधे खड़े थे, अच्छी तरह व्यवस्था से खड़े थे, साफ सुथरे लग रहे थे। ब्राह्मणों की जनेऊ मैली नहीं थी, बाल कंघी किए हुए थे, आंखों में गंदगी न थी, टोपियां धुली हुई थी। बड़े साहब ने जरा हंसकर कहा, कितने दिनों से तैयारी चल रही थी, यह स्वच्छता वगैरह की तैयारी कराने में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। मैं बोला, साहब तैयारी 6 माह से चल रही है, 6 माह से मेहनत कर रहा हूँ, आप सब क्या नहीं जानते। अगली सीटी बजाई कि लड़कों ने कपड़े पहने, खुशी खुशी पंक्तिबद्ध खड़े रहे, फिर नमस्कार करके चले गए। हेडमास्टर जी ने जरा तेड़ में कहा, क्यों परीक्षा हो गई? मैं बोला, नहीं अभी जी नहीं, अभी देर है, जरा आप सब इस कमरे में पधारें। हेडमास्टर जी ने बोले, हाँ हाँ, कुछ दिनों से आपने यह कमरा मांग रखा है और इसमें किसी को अंदर नहीं आने देते। आपने इसमें कुछ इकट्ठा कर रखा है क्यों? मैं बोला, आइए। हम सब कमरे में आए। बड़े साहब बोले, ओहो, यह तो एक छोटा संग्रहालय है। हेडमास्टर जी ने कहा, मैं यही सोच रहा था, लड़के दौड़ भाग कर रहे थे। मैंने कहा, लड़कों ने बड़े उत्साह से यह काम किया है। मैंने इनसे कहा था कि तुमको जैसा सजाना हो अपने आप सजा लेना, मैं जरा भी दखल नहीं दूंगा। बड़े साहब बोले, क्या यह सारी रचना विद्यार्थियों की है? मैं बोला, जी हाँ। बड़े साहब फिर से बोले, पर यह कैसे संभव हुआ? यह सब तो अत्यंत सुरुचिपूर्ण रीति से सजाया हुआ है। मैं खामोश रहा, मेरे काम का परिणाम तो अब बहुत स्पष्ट रीति से बोल रहा था। बड़े साहब बोले, यह सब इकट्ठा कहाँ से किया? छात्रों को प्रकृति का ज्ञान देने के लिए बहुत उपयोगी है। मैं बोला, साहब प्रकृति की गोद से ही है, प्रकृति संबंधी ज्ञान प्रदान करते करते ही यह सब लाए हैं। हेडमास्टर जी बोले, ये लड़कों को घुमाने ले जाते हैं, वहीं से लाए होंगे साहब। बड़े साहब बोले, यह तो बहुत महत्वपूर्ण काम हो गया, इस संग्रह को अब बिखेर मत देना, यह संग्रह पूरी साला के काम आएगा। इस संग्रह को बढ़ाकर विशाल रूप देने के लिए मैं शिक्षकों से अनुरोध करूंगा। हेडमास्टर जी मन में कुनमुनाए और बोले, और तब शिक्षक पढ़ाएंगे कब? संग्रह की एक सूची लड़कों ने तैयार कर रखी थी। बड़े साहब ने उसे देखा और खुश हुए, बोले, ये लड़के पुरस्कार के योग्य हैं। मैं बोला, साहब यह संग्रह तैयार करने का आनंद ही इनका पुरस्कार है, यह पूरा संग्रह ही इनका इनाम है। बड़े साहब ने कहा, तब भी? मैं बोला, नहीं। एक कोने में गारे के बनाए हुए खिलौने रखे थे। बड़े साहब बोले, ये किसने बनाए हैं? मैंने कहा, लड़कों ने। इस पूरी कक्षा में मेरा कोई हाथ है ही नहीं। बड़े साहब बोले, पर इतने सारे खिलौने कब बनाए और कहाँ पकाए? मैं बोला, नदी किनारे 1 हफ्ते में बनाए और वहीं भट्टी बनाकर पकाए हैं। बड़े साहब बोले, अरे तुम्हारा दिमाग कुछ अजीब लगता है, तुम्हारे ये प्रयोग बड़े अद्भुत हैं। जब कुछ भी साधन नहीं मिलता तो नदी किनारे चले जाते हो, खेत की माटी का गारा बनाते हो और शाबाश। मैंने उनको आगे बोलने नहीं दिया, बीच में ही मैं बोल उठा, अब आप इस कमरे में जरा आराम से बैठिए, इनका थोड़ा काम और बताता हूँ। सबों को मैंने बैठाया। हेडमास्टर जी ने विचार करते हुए कहा, साहब यह सब कर तो हम भी सकते हैं, पर फिर पढ़ाएं कब? मैं कुछ अक्षरों के पुट्ठे लाया। एक पर जिस दिन से मैंने कक्षा शुरू की थी तब के नमूने थे, दूसरे पर कल के ताजे लिखे अक्षरों के नमूने थे। पुट्ठे पर लिखा था, अक्षर प्रगति सूचक पत्र। अक्षरों की प्रगति सबको अच्छी लगी थी। एक शिक्षक ने दूसरे के कान में कहा, ये तो खास खास लड़कों से जमा जमा कर लिखवाए होंगे। मुझे उन शिक्षक का वह मैला विचार खटका, पर मैंने उसको महत्व नहीं दिया। यह सोच मुझे इतना हल्का लगा कि क्या कहूँ। बड़े साहब, तुम यह परिवर्तन कैसे करते हो? मैं बोला, अलग अलग विधियों से। बड़े साहब बोले, उन विधियों को साला में लागू करे तो? मैंने कहा, हाँ हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मैं एक दूसरा रजिस्टर लाया, उसमें इन 6 महीनों में विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी हुई पुस्तकों की सूची थी। हर पन्ने पर विद्यार्थियों का नाम था। विद्यार्थी ने खुद अपने हाथों पढ़ी हुई पुस्तकों के नाम लिखे थे
उसके अनुसार मैंने आखिरी पन्ने पर कुछ आंकड़े निकाले थे कि कितने विद्यार्थियों ने कुल कितनी पुस्तकें पढ़ी और प्रति विद्यार्थी औसतन कितनी पुस्तक पढ़ी गई, साथ ही सबसे ज्यादा और सबसे कम किसने पढ़ी इत्यादि। किताबों के हिसाब से भी उल्लेख किया हुआ था किस पुस्तक को अधिक पढ़ा गया और किसको कम पढ़ा गया। पढ़ी हुई पुस्तकों का वर्गीकरण भी किया गया कि कक्षा के लड़कों ने किस विषय को पढ़ने में ज्यादा रुचि ली थी। बड़े साहब ने देखा, आश्चर्य के साथ वे बोले, इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी गईं, साथ ही वे इतने इतने विषय की, ये कब पढ़ी होंगी? जी हाँ, ये पढ़ी गई हैं और मेरी नज़रों के सामने। बड़े साहब ने पूछा, हेडमास्टर साहब, आपकी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने इन 6 महीनों में कितनी कितनी किताबें पढ़ी होंगी? हेडमास्टर जी बोले, साहब पढ़े कहाँ से, उन्हें पढ़ने बैठ जाएं तो फिर इतिहास, भूगोल, रेखा गणित आदि कब पढ़े? बड़े साहब बोले नहीं, पर विचारने अवश्य लगे। मेरी तरफ देखकर बोले, तुम्हारे छात्र भाषा में बिना परीक्षा दिए ही पास है, बोलो अब क्या बाकी है? मैं विद्यार्थियों का एक हस्तलिखित मासिक लेकर आया। बड़े साहब ने पूछा, क्या ये सारे लेख विद्यार्थियों के हैं? जी हाँ। ये 1-2 कविताएं हैं, क्या ये भी? जी हाँ, आजकल 2-1 लड़के कविताएं लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर इन कविताओं में तुम कुछ संशोधन करते हो? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं किया। जैसे लड़कों ने लिखी हैं वैसे ही प्रस्तुत की गई हैं। क्या ये लड़के अपने आप लिखते हैं, नकल करते हैं, या तुम इन्हें सुझाते हो? नकल करने से क्या मतलब साहब, मैं तो इनसे कहता हूँ कि जो इच्छा हो लिखो, जो सूझे वह लिखो, सब लिखा जा सकता है, फिर जो लिखो उसे प्रकाशित करो। इनको सारे लेख पसंद है और मैं सबको प्रकाशित करता हूँ। बड़े साहब बोले, इस छमाही परीक्षा के लिए क्या इसे खास तौर पर तैयार कराया है? मैंने कहा, जी नहीं, पिछले 3 महीनों से यह प्रवृत्ति प्रतिमाह चलती है। हाँ, इसे हमने छमाही परीक्षा में रखा अवश्य है, पर इसे परीक्षा की दृष्टि से तैयार नहीं किया। बड़े साहब ने खुश होकर गर्दन हिलाते हुए कहा, बहुत मुश्किल काम है। फिर मुझे लक्ष्य तय करते हुए बोले, तुमने विलक्षण काम करके बताया है, 6 माह में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। हेडमास्टर जी ने धीमे स्वर में कहा, अब गणित, भूगोल व इतिहास की परीक्षा कब होगी? क्या हम दोपहर को हाजिर रहें? शायद ऐसा कहकर वे मुझ पर कटाक्ष करना चाहते होंगे। मैंने गणित और भूगोल में कुछ नहीं किया था, शायद उनको इसका पता होगा। मैंने कहा, भूगोल और गणित में मैं कुछ करा नहीं सका, पर वार्षिक परीक्षा के समय तो मुझे वह काम करके बताना ही है। साथ ही इतिहास में काम अवश्य हुआ है, पर वह बताने योग्य नहीं हुआ। हेडमास्टर जी बोले, ओहो, तब तो यूँ कहें कि खास खास विषय तो रह ही गए हैं। बड़े साहब बोले, हेडमास्टर साहब, वह इनकी दृष्टि से नहीं, वरन आपकी दृष्टि से। आपके लिए तो इतिहास और भूगोल, गणित और पहाड़ी ही खास पढ़ाई है। बड़े साहब जरा विनोद में थे, अतः हेडमास्टर जी ने जवाब में कहा, लेकिन साहब आपकी दृष्टि भी तो ऐसी ही है, आप भी तो इन्हीं में परिणाम चाहते हैं। मनोविनोद करते हुए सब उठे। मेरी कक्षा की छमाही परीक्षा पूरी हुई। जाते जाते बड़े साहब ने कहा, तुम्हारा परीक्षा पत्रक कहाँ है? मैं बोला, उसे तो तैयार ही नहीं किया। तो ये था दिवा स्वप्न का आज का खंड। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो इस ऑडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी अंजलि के साथ। थैंक you.